अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा, मैं आप लोगों के ग्रुप में नोट्स डाल रहा हूँ। मैं आप लोग अपने अपने उससे देखना, अपने अपने फ़ोन में। मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ जो चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके। यस सर। ओके सर। यस सर। थैंक यू अरीशा। बेटा पहुँच गई, ग्रुप में पहुँच गया कंटेंट। यस सर। यस सर, पहुंच गई है। ओके, जस्ट अ मिनट। यस सर, बायोलॉजी के हैं सर ये। सर इसमें कुछ कुछ ब्लड दिख रहा है। ब्लड कौन सा पेज ब्लड दिख रहा है? एक मिनट रुकिए सर, बता रहे हैं। सर क्लियर तो है सारा। विटामिन एंड न्यूट्रिशन वाला। अच्छा, मैं अभी कर देता हूँ उसको फिर से रिसेंड। सर जिसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर बाय राजा सर। एक मिनट, ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला पेज नंबर। ये विटामिन एंड न्यूट्रिशन वाला। और तो पढ़ो सर। यस सर। अच्छा ठीक है, मैं इसको यस सर। रिसेंड कर देता हूँ। यस सर। देखना अब विजिबल है। अच्छा, ठीक है सर। दोनों ग्रुप में पहुंच गया ना? यस सर। ओके ठीक है, डिस्कस करते हैं अब। तो बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसे प्रोनाउंस करते हैं बायोलॉजी। बाकी
मैंने प्रोनाउंसिएशन के रूल्स बता रखे होंगे क्यों प्रोनाउंस करते हैं इसे बायोलॉजी। तो इसकी कुछ ब्रांचेज होती हैं बायोलॉजी के अंदर। अब ये बायो वर्ड्स जो है एक्चुअली साइंस जो वर्ड है ये आया है साइंसिया वर्ड से। ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है नॉलेज। और अगर साइंस को डिफाइन करें तो ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड को जब हम की बात करते हैं और जब इसको ऑब्जर्वेशन करके हम इस पर कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो इस चीज़ को कहते हैं साइंस। जनरली ये कुछ नहीं है, एक सिस्टमेटिक स्टडी। जिस तरीके से आप कहते हो किसी भी सब्जेक्ट की एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हो, तो इसमें हम सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड की स्टडी करते हैं और उससे जो आउटपुट निकलता है हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब बायोलॉजी की बात करें साइंस को, तो साइंस को भी कई कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। मेनली दो साइंस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है नेचुरल साइंस एंड सेकंड होता है सोशल साइंस। अब ये नेचुरल साइंस को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल साइंस जिसके अंदर आपका बायोलॉजी आता है, बायोलॉजिकल साइंस जो क्या कहते हैं, इसकी भी कई ब्रांचेज हैं और सब ब्रांचेज हैं नेचुरल साइंस के भी। तो नेचुरल साइंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। और साइंस जो है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो अभी सोशल साइंस ही मेनली आप जो इतने दिन से पढ़ रहे थे वो सारे सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंदर ही आते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो टर्म है बायोलॉजी ये किसने दिया। तो ये 2 साइंटिस्ट थे, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस बायोलॉजी शब्द को इन 1802 में। अब इसकी कुछ साइंस ये हैं क्या कहते हैं ब्रांचेस। इस पर मेनली कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है इन जनरल। तो इसकी मेनली वैसे आप कह सकते हो कि 2 ब्रांचेज हैं, लेकिन इसके सब ब्रांचेस की बात करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो फर्स्टली जूलॉजी और इसको जोलॉजी भी प्रोनाउंस करते हैं और एक होता है बोटैनी। तो ये मेनली 2 टाइप्स की अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहो तो 2 टाइप का क्लासिफिकेशन कर सकते हो। और भी बहुत ज़्यादा वो करना चाहो तो आप 4 टाइप्स बता सकते हो इसके अंदर कि सब ब्रांचेस जो है मेनली जो 4 ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की, जिसमें एक जूलॉजी, बोटैनी, एक माइक्रोबायोलॉजी होता है। तो मेनली आप यही 2 ध्यान रखना। जूलॉजी इसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं यानी डीड एनिमल्स उनका जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं जूलॉजी। और इसमें कुछ पॉइंट्स नोट भी करेंगे, मैं थोड़ा नोट से भी हटके बताऊंगा, तो उन पॉइंट्स को साथ में नोट्स भी करते रहना। सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो, यस सर। यस सर। तो जूलॉजी के जो फादर हैं वो हैं अरिस्टोटल, ठीक है। और बोटैनी के भी जो फादर हैं वो आपके कौन है बताओ। साइंस पढ़ी है किसी ने? यस सर। यस बताओ सर। कौन है बोटैनी के वो फादर ऑफ बोटैनी? आपने थियोफ्रेस्टस, अरिस्टोटल इन सब का नाम सुना होगा। अरिस्टोटल Yes, जो है sir. कई चीज़ों के यस सर। फादर हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी, बायोलॉजी के भी, जोलॉजी के भी, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ऐड करते रहना। फिर आगे बढ़ते हैं। तो बोटैनी के अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स एंड उसके लाइफ की, तो उस सब्जेक्ट को कहा जाता है बोटैनी। नेक्स्ट है, अब इसकी सब ब्रांचेस की बात करें तो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा इकोलॉजी। वैसे राइट प्रोनाउंसिएशन इसकी इकोलॉजी होगी, लेकिन इन जनरल जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है इकोलॉजी। तो आप एज इट इज़ डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोनाउंस करते हैं। बाकी राइट प्रोनाउंसिएशन तो इकोलॉजी होगी। कोई भी वर्ड जब OLOGY आता है तो एल के बाद वाला जो ओ होता है वो साइलेंट होता है। आपको रिलेट करना होता है इस वाले ओ को इस वाले इससे। ऑल जी प्रोनाउंस करते हैं। लास्ट वाला एल के बाद जो होता है वो साइलेंट होता है।
तो इकोलॉजी क्या होता है, बेसिकली आप इसके अंदर इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको एसोसिएट करके जब हम चीज़ों को की स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं इकोलॉजी। आप लोगों ने अर्नेस्ट हैकल वगैरह का नाम सुना है? यस सर, Yes, sir. अर्नेस्ट हैकल। क्या रोल है उनका? उन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कह सकते हैं। किस चीज़ सर से वैसे रिलेटेड? सर वैसे जहाँ तक मेरा जानकारी है सर, अर्नेस्ट हैकल का सर रोल है इवोल्यूशन से रिलेटेड, उन्होंने बहुत सारा बात बोला था सर। इवोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी बात बोली थी। अच्छा, इवोल्यूशन थ्योरी भी लाइफ पे जो है बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें एक आप बहुत नाम सुनोगे, क्या कहते हैं उसका, डार्विन का। उन्होंने एक बुक लिखी थी स्पीसीज ऑफ समथिंग करके, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो उन्होंने सर evolution- ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का लिखा हुआ किताब है। हाँ, तो किसका? सर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। हाँ, तो डार्विन, मैं भी बेटा वही कह रहा हूँ, डार्विन ही। सर उसने पूरा नाम बताया। हाँ, इसने पूरा नाम बताया, लेकिन मेनली आप याद रखना, क्योंकि अगर सारे नाम साइंटिफिक ये जितने भी ये आएंगे, अगर आप इनका पूरा नाम याद रखोगे तो फिर नाम ही याद करते रह जाओगे सारे। तो मेन जो नाम है जो आपको दिखेगा ही एग्ज़ाम में, वो डार्विन दिखेगा। फिर डार्विन की थ्योरी, इसी तरीके से आप फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, रमन इफेक्ट थ्योरी, जैसे न्यूटन का भी इवान न्यूटन समथिंग पूरा नाम ये है, लेकिन हम जानते हैं ना न्यूटन के नाम से। तो मेनली आप वो नाम याद रखो जो जनरली वो होता है। बाकी बहुत अच्छी बात है अगर आपको पता है एग्जैक्ट नेम तो। इसी तरीके से इसकी एक सब ब्रांचेस होती है, जेनेटिक्स। इसके अंदर क्या करते हैं हम, हेरिडिटी वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। Yes, sir. हेरिडिटी, Yes, sir. इनहेरिटेंस। तो Yes, sir. हेरिडिटी क्या होता है कि आप लोगों ने जीन वर्ड सुना होगा, जीन, है ना। तो Yes, ये sir. Yes. Yes, sir. बायोलॉजिकल फिनोमिनन है, जिसमें आप के जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं, ये चीज़ें डायरेक्टली आप अपने फादर मदर अपने फैमिली से एक्वायर करते हैं। तो इसके अंदर जिस चीज़ की, यानी जेनेटिक्स, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की जो स्टडी की जाती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जो स्टडी की जाती है एक सिस्टमेटिक वे में, और ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसमिटेड होती है। तो इस चीज़ को कहते हैं जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी वर्ड आएगा आपका, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, तो ये याद रखना। फिर पेडोलॉजी, ये आप ज्योग्राफी में ये टर्म सुनेंगे। इसमें हम स्टडी ऑफ सोइल्स की स्टडी करते हैं, उसके टाइप्स की। तो पेडोलॉजी ये हो गया आपका। इसके बाद एक चीज़ होती है जेरोंटोलॉजी। ये साइंटिफिक स्टडी है जो ओल्ड एज पीपल होते हैं ना, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं जेरोंटोलॉजी। तो ऑप्शंस में आपके होगा जेरोंटोलॉजी इज रिलेटेड और एसोसिएटेड विद ओल्ड एज पीपल और एजिंग प्रॉब्लम, इस टाइप के आपके ऑप्शंस होंगे। फिर एंथोलॉजी कहते हैं फ्लावर्स के स्टडी को। और ये जो जितने भी ये मैं बता रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट एग्जाम में सारे के सारे ये आए हुए हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को मेंशन कर रहा हूँ। एटलीस्ट इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको ब्रांचेस से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे ये हेल्पफुल रहेंगी आपकी ज्योग्राफी में भी। वैसे भी मैं इनके रूट वर्ड के अकॉर्डिंग भी पढ़ा सकता था इन चीज़ों को, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए इन चीज़ों को कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस जो इंग्लिश में आते हैं वहाँ भी हेल्पफुल हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी। ये आपके जो कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, उसके प्रिवेंशन की जो स्टडी की जाती है, या इनसे रिलेटेड जो मैटर्स को डील किया जाता है, उसके स्टडी को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। फिर नेक्स्ट आता है ऑस्टियोलॉजी। ये सर क्या कहते हैं ऑन्कोलॉजी? हेलो सर ऑन्कोलॉजी कहते हैं? पोम्पोलॉजी। ओके सर। बेटा मैं जो जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, ये एक एक चीज़ वेरीफाई की हुई है मेरी, मैंने खुद से बनाया है, ठीक है।
देखो हो सकता है उसके लिए क्या कहते हैं, आप जो कह रहे हो सेकंड टर्म का भी यूज किया जाता हो, लेकिन एग्जैक्टली मैंने वर्ड सुना नहीं और किसने कहा था ये जरा आप रिपीट करें इस वर्ड को, हो सकता है कि मैं क्लेरिफिकेशन दे दूं कुछ। हेलो। सर वो बच्चा बस पूछ रहा था कि इसको कहते क्या है। अच्छा प्रोनाउंसिएशन सर। अच्छा प्रोनाउंसिएशन मैंने बता दी ना। देखो दो चीज़ें बैठी हुई हैं, अब क्योंकि इन जनरल आप जो प्रोनाउंस करते हो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैंने आपको बता दी राइट प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, और डिपेंड करता है आपको, अगर कहीं आप इंटरव्यू वगैरह या ऐसी चीज़ें जा रहे हैं तो वहाँ पे आप जो मैंने चीज़ें बताई है जो प्रोनाउंसिएशन, उस प्रोनाउंसिएशन का यूज करें। फिर वायरोलॉजी, इसमें आप क्या कहते हैं, वायरस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी। फिर नेक्स्ट होता है एंटोमोलॉजी, ये एक ब्रांच है जूलॉजी की जो डील करता है इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं इंसेक्ट्स? कीड़े मकोड़े रेंगने वाले। कीड़ा। कीड़े मकोड़े जो रेंगते हैं, है ना। यस सर, वो स्मॉल क्रिएचर जो सर रेंगता है। हाँ, तो इसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। फिर एक होता है सरपेंटोलॉजी, इसमें स्टडी आप करते हैं स्नैक्स की, ये भी एक जूलॉजी का ही एक ब्रांच है, ठीक है, तो इसको कहते हैं सरपेंटोलॉजी। फिर एक होता है ऑर्निथोलॉजी, इसमें आप करते हैं बर्ड की स्टडी, तो बर्ड की स्टडी को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। फिर नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी, ये क्या कहते हैं, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, और इसमें आप सेल्स की जो स्टडी करते हैं, और सेल्स को जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। हम जो बने हैं या जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सेल बेसिकली क्या है कि एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जितने भी ह्यूमन बींग्स बने हैं, हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पूरा जो है सेल पे डिपेंड है। सेल होते हैं, टिश्यूज होते हैं, तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। जैसे जिस तरीके से ये आप 8th क्लास की साइंस में भी पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में भी पढ़ेंगे, तो मैंने चीज़ों को NCERT से कलेक्ट करने की कोशिश की है। जिस तरीके से आप मकान बनाते हैं तो उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? सर ईट। ब्रिक्स, है ना। उसके बाद आप ईंटों से क्या बनाते हो? कंक्रीट। सर वॉल। वॉल बनाते हो, वॉल से फिर क्या बनता है आपका? हाउस। पूरा हाउस। घर बन जाता है ऑर्गन सर। बनेगा सर, हाउस नहीं, हाँ। रूम बनेगा सर। तो ये 4 चीज़ें होती हैं बेसिकली, आपकी सेल, फिर उससे क्या कहते हैं आपके टिश्यूज से फिर क्या कहते हैं ऑर्गन। ऑर्गेन्स से सर फिर पहले जाके टिश्यू आपका, सिस्टम बनता है सर। बेटा मैं टिश्यूज, अब मैं एक एक चीज़ डिफाइन करके बोलूँ कि क्या मैं एक नॉर्मली बता रहा हूँ ना कि कैसे क्या क्या चीज़ें स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपका ये क्वेश्चन आना नहीं है, बस समझ लो कि कैसे फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो क्या कहते हैं इसके उससे रिलेटेड थी। और क्या कहते हैं माइकोलॉजी एक है, इसके अंदर आप फंगल डिजीज़ होती है ना, फंगस, उसकी स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। और डेमोग्राफी इसके अंदर आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं एक स्टैटिकल वे में जब आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करके स्टडी करते हैं उसको डेमोग्राफी कहते हैं। एथनोलॉजी, ये आपके जो ह्यूमन रेसेस हैं उसकी जब स्टडी की जाती है तो वो चीज़ कहलाती है हमारी एथनोलॉजी। तो ये इतनी चीज़ें सर ये आपको, डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है सर। सर हाँ ये लास्ट वाला डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है, ये कह सकते हो, क्योंकि इसमें हम ह्यूमन रेसेस, एक वर्ड मैंने पढ़ाया था ना आर्टिकल 15 के अंदर कि 5 टाइप्स के ग्राउंड्स हैं, तो उसमें से एक ग्राउंड ये भी है। ये आपको जनरली ये कह सकते हो कि ये जो एथनोलॉजी है ये आप उसमें भी स्टडी करोगे, सोशोलॉजी वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ भी ये अलग से पढ़ाई जाती है एक डिसिप्लिन के तौर पे। फिर अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन। तो विटामिन्स और न्यूट्रिशन ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। 1 मिनट बेटा मैं दवाई खा लूँ थोड़ा। ओके सर।
Yes, sir. Okay. 2 मिनट ले लूँ, मेरी तबीयत खराब है जी आज सर, दोपहर के जी बाद सर, से। जी सर, जी सर, खा लीजिए। तो मेरा है, ये मेरी दवाई है। कहाँ रख दिया आपने दवाई? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब बात करते हैं विटामिन सी एंड न्यूट्रिशन की। विटामिन को वाइटामिन भी प्रोनाउंस किया जाता है, विटामिन भी, जो भी आपको प्रोनाउंस करना हो वो कर सकते हो। तो इसके अंदर अब चैप्टर का नाम वैसे न्यूट्रिशन है, ठीक है। विटामिन, कहीं कहीं आपको विटामिन एंड न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। तो न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन क्या होता है, बताओ जिन्होंने साइंस पढ़ी है। सर प्रोटीन। न्यूट्रिशन वो तो एक कंपोनेंट हो जाएगा, न्यूट्रिशन की एक डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं।
which give energy to human सर body. ठीक है, बात करते हैं। तो इसके अंदर वैसे दो टर्म आपको जानने हैं। फूड, जो ह्यूमन ऑर्गन को जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जो हम कंज्यूम करते हैं, वाट एवर वी हैव कंज्यूम एज ए न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, दैट इज नोन एज फूड। एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड को इंटेक करते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलप करने के लिए, तो इसे कहते हैं न्यूट्रिशन। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं अपनी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलप करने के लिए। तो ये दो वर्ड्स होते हैं। इसके बाद इसके अंदर न्यूट्रिशन की बात करें तो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन कैसे माना जाता है, या बैलेंस डाइट की बात करते हो आप, या कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करें, तो इसके अंदर हम जो अपने डेली लाइफ में जो न्यूट्रिशन लेते हैं या जो फूड लेते हैं, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का भी यूज करते हैं, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होता है। मिनरल्स आप साल्ट्स कह सकते हो, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड वाटर, इन चीज़ों का आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो और इन सब से मिलके एक बैलेंस डाइट बनता है। तो अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड या न्यूट्रिशन की, तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे इनकी अपनी अपनी कुछ खूबीज होती हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड की बात करें, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो दो हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके बाद एक होता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन्स। आप जब जिम वगैरह आप में से कोई करता है, जिम विम ज्वाइन कर Yes, रखा है sir. किसी ने? तो जिम ज्वाइन करते हो तो जो ट्रेनर होता है वो, आप जब बॉडी ग्रोथ करने की बात करते हो तो क्या क्या सजेस्ट करता है वो? Steroid. प्रोटीन सर। Proteins प्रोटीन के और लिए। nutrients तो आप diet इसको के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हो इसलिए, क्योंकि प्रोटीन्स क्या काम करता है, आपकी बॉडी को डेवलप करने का काम करता है, आपकी बॉडी को शेप देने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं, ये आपके प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं डिजीज से। तो ये तीन टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन कर लिया हमने इसे। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल है जो तीन चीज़ों के मेनली उससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इनका जो रेशियो होता है 1, 2 और 1 का रेशियो होता है, 1:2:1 का रेशियो, यानी कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। आपने क्या कहते हैं उसका, आपको क्या कहते हैं, चीनी, शुगर का फॉर्मूला याद है? किसी ने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी है? क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। सर H12 और O16, C6H12 और O16। होता है O16 नहीं होता, ग्लूकोज का है। O6 होता है। सर O6 तो ग्लूकोज का होता है। हाँ वो अब देखो इसमें क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट सर। भी जब सैकराइड, यस। इसको जब मैं और डिफाइन करूंगा, वो जो चीजें हैं, मैं जनरली यही पूछना चाह रहा था कि मतलब ये चीजें केमिस्ट्री की चीजें ये आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ऐसी चीजें, यस सर। पढ़ रखा है ना। तो ये चीज़ें मेनली आप सैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, वो बहुत अलग, इतनी डिटेल में हम नहीं पढ़ने, आपकी जनरल साइंस आनी है तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इनका जो रेशियो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो 1 होगा। अगर मान लो कार्बन का किसी कंपोनेंट में रेशियो 4 है तो वहाँ हाइड्रोजन का 8 होगा, इसी तरीके से ऑक्सीजन का 4 होगा। तो ये चीज़ याद रखना। अब सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन सोर्सेज से मिलता है, तो व्हीट से मिलता है, राइस से, मेज से, शुगर केन से, मिल्क से और हनी। तो ये सारे सोर्सेज हैं इसके कार्बोहाइड्रेट के। अब कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है, ये एक मेन कंपोनेंट है फूड का, जो क्या कहता है हमें इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। हमारी बॉडी को जो इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। और इसके अंदर 55% से लेके 75% जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हमारी बॉडी को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसका 55% से लेके 75% तक जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। अब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को भी 2 पार्ट्स में जनरली डिवाइड कर सकते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स।
तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ये चीज़ें आती हैं। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन से नहीं पूछा जाना है, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रख सकते हो। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फाइबर्स एंड ग्लाइकोजन। तो यहाँ से आपके बेसिकली क्वेश्चन नहीं बनने, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पूछ लेगा, आपको पता होना चाहिए 2। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो आपको एनर्जी मिलती है वो 70 किलो जूल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड होती है 1 ग्राम से। अगर इसकी मैं किलोग्राम में बात करूं तो आई थिंक 4.1 समथिंग होगी, ठीक है, एक एग्जैक्ट डेटा नहीं है, आप देख लेना। इसके बाद एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, ये जो अगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाए तो वो जाके आपका लीवर में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब ये लीवर क्या है, लीवर एक बहुत ही कह सकते हो कि एक ऐसा, अगर मैं कहना चाहूँ लीवर को, तो जो बहुत जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, बहुत भोलापन, बहुत मासूम, इसी तरीके से लीवर भी फंक्शन करता है। लीवर के पास कोई भी आता है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, बुला लेता है, कहता है चलो कोई नहीं, जिसका कोई नहीं है उसका लीवर है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को ये जो है ये अपने आप स्टोर कर लेता है। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज गिव्स 4.5 किलो कैलोरीज। तो मैं 4.1 समथिंग कह रहा था, तो 4.5 किलो कैलोरीज जो है ये प्रोवाइड करने का काम करता है। तो केजी और क्या कहते हैं आप ये याद रखना किलो में। और ह्यूमन जो है जितनी भी चीज़ें हैं डाइजेस्ट, वो सभी चीज़ें जो हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ह्यूमन कैन डाइजेस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेप्ट सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज भी एक क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का ही वो है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शनल केस में आप इंक्लूड कर सकते हो। अब लैक्टोज जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, तो लैक्टोज का क्या काम है, ये एक नेचुरल शुगर है और ये मिल्क शुगर भी कहते हैं इसे। ये जो मिल्क जो होता है उसका जो हल्का जो वो होता है, क्या कहते हैं, मीठापन जो देता है वो इसी लैक्टोज की वजह से देता है। फिर मिल्क, अगर कुछ और सोर्सेज की बात करें तो मिल्क में आपका लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट, ग्रेप में ग्लूकोज, फ्रूट में फ्रक्टोज। तो आप देख रहे हो कि ग्रेप जी से स्टार्ट हो रहा है, ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा, ये फ्रूट एफ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रक्टोज देगा। तो इस तरीके से नाम से भी आप इन चीज़ों को वो कर सकते हो। केन शुगर, ये सुक्रोज जो है वो जनरली मीठा होता है, चाहे आपकी कोई भी मीठी चीज़ हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका शुगर हो, जैगरी हो, तो ऐसे सोर्सेज उसमें सुक्रोज पाया जाएगा। जैसे हनी बहुत मीठा होता है, चीनी जैसा टेस्ट होता है, तो उसमें भी सुक्रोज पाया जाता है। ब्लड आपका ग्लूकोज, जब ब्लड की कमी हो जाती है तो आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ें याद रहेंगी। यस सर। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना, ये आपका पूछा जाता है कि मिल्क में किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, फैट्स की। तो ये भी एक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या था कि कार्बोहाइड्रेट हमें इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये भी 3 कंपाउंड से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इनका जो अगर रेशियो की बात करें, छोड़ो रेशियो वेशियो नहीं पूछेगा आपसे। हेलो बेटा, माइक वगैरह म्यूट करके रखें आप। तो फैट जो है वो फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग। 1 मॉलिक्यूल ग्लाइसोरोल जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड फॉर्म करता है। अब 1 ग्राम अगर हम फैट की बात करें तो ये एनर्जी प्रोवाइड आपको करता है 9.0 से लेके 9.3 किलो कैलोरीज। और अगर किलो जूल में बोले तो 37, यानी ये कार्बोहाइड्रेट के डबल एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। वो 4.5 कर रहा था, ये 9.0 से लेके 9.3 कर रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करके करना कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 1 ग्राम वाला ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में थोड़ा डिस्कस कर दूंगा, पहले पढ़ा लूँ, है ना। यस सर। यस सर। तो मैंने अभी बताया था कि लीवर जो है एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसी चीज़ है
जो अपने इसके पास जो भी जाता है वो उससे दोस्ती कर लेता है, एक सबका सगा है। तो यही चीज़ है कि फैट भी जो है वो कहाँ जमा हो जाता है, हमारे लीवर में, और ये एडिपोज टिश्यूज के फॉर्म में जाके जमा हो जाता है। और ये प्रोवाइड करता है 15 से लेकर 20% एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता था 55 से लेकर 75% एनर्जी। तो विच वन प्रोवाइड्स मोस्ट एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट। अगर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारी 50 से लेकर 20% की रिक्वायरमेंट पूरी करता है एनर्जी की। अगर हम परसेंटेज की बात करें एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी के वेट का अराउंड 7% जो है वो फैट प्रेजेंट होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में। और फैट्स को भी वैसे क्लासिफाइड किया गया है, इनको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है कार्बन एटम बॉन्ड के बेसिस पे। तो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड के अंदर फर्दर 2 उसमें फॉर्म किया गया है सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। अगर पूछ ले कि फैट्स कितने टाइप्स के होते हैं और किस बेसिस पे किए गए हैं, तो कार्बन एटम बॉन्ड्स के बिहाफ पे इनको, इनके फैटी एसिड के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। अब सैचुरेटेड फैट्स इसमें फैटी एसिड्स सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट्स में ये डबल बॉन्ड्स भी बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। फैटी एसिड का एक कंप्लीट चेन होगा। नेक्स्ट फिर आता है हमारा फूड का कंपोनेंट प्रोटीन। अब प्रोटीन एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए। ये अभी बताया था कि ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करता है, उसके रिपेयर के लिए हमें प्रोटीन्स की रिक्वायर होती है, और इसको फ्यूल सोर्स भी कहते हैं। और ये जो है प्रोटीन कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये 4.0 किलो कैलोरीज जो एनर्जी है पर ग्राम प्रोवाइड करता है। यानी 1 ग्राम अगर प्रोटीन आप लेते हो तो 4.0 किलो कैलोरीज आपको एनर्जी मिलेगी। और ये प्रोटीन्स जो है ये अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क को एक कंप्लीट डाइट कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपका फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसलिए मिल्क को एक कंप्लीट डाइट कहा जाता है। और मिल्क जो है ये ग्लोबली भी एक्सेप्टेबल है, इसे किसी भी जनरेशन, किसी भी एज के लोग इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर क्या कहते हैं और बात करें क्या कहते हैं प्रोटीन्स की, तो इससे जो है 2 टाइप्स की डिजीज होती है, एक डिजीज मैरास्मस और दूसरी है क्वासियोरकर। ये जो मैरास्मस डिजीज है ये जनरली जो आपके चाइल्ड होते हैं उसके अंदर देखी जाती है, ये बोन्स से रिलेटेड डिजीज है। और इसी तरीके से क्वासियोरकर जो है ये भी एक डिजीज है, ये जनरली ह्यूमन के अंदर, वो एडल्ट के अंदर पाई जाती है। तो ये आप दोनों डिजीज याद रखना, ये किसकी कमी से होती है, तो प्रोटीन की कमी से। और नर्सिंग मदर की बात करें तो उसको डेली जो रिक्वायर होती है प्रोटीन की वो 65 ग्राम्स होती है। अगर इन जनरल वैसे बात करें फीमेल की तो वो 45 टू 46 जो ग्राम है उन्हें प्रोटीन लेना चाहिए पर डे। तो ये कुछ प्रोटीन से रिलेटेड थे। अब नेक्स्ट आते हैं विटामिन पे। तो विटामिन को जो है इनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वाटर और फैट। तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फैट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो आपके यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब फैट में सॉल्युबल होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, तो ए, बी, ई, के। इसको आप याद रखने के लिए लिख लो, एक ट्रिक होती है कीड़ा। तो कीड़ा अगर याद रहेगा तो आप ये बता सकते हो कि ये फैट में सॉल्युबल होती है। इसी तरीके से दूसरी होती है वाटर में सॉल्युबल होने वाली, तो बी और सी, यानी बी और सी को छोड़ के बाकी सब फैट के अंदर सॉल्युबल होती है, और सिर्फ बी और सी ऐसी हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती है। अब बी भी जो है बी का भी अपना एक ग्रुप है, बी के अंदर कई सारे विटामिन आते हैं, B1, B6, B7, B12। तो इसलिए बी विटामिन को जो है कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। तो आपसे बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे, यस
सर वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्यूबल मत क्या प्रॉपर बोला करो, क्या पूछना चाह रहे हो मतलब आप? सर वाटर सॉल्युबल का मतलब? जो पानी में क्या कहते हैं, सॉल्यूट हो सके, जो पानी में घुल सके। घुल जाते हैं। ठीक है, ओके। घुलने घुलने वाली चीजें जो पानी में सिर्फ घुले, तो विटामिन बी और सी जो है वो आपकी पानी में घुलती है। और जैसे सी की अगर बात करें तो सी जो है साइट्रस फ्रूट्स, नाम सुने हैं आपने? यस एस्कॉर्बिक सर। एसिड वगैरह। यस सर। तो वो सर चीजें जैसे आप लेमन, लेमन हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, तो लेमन का आप वाटर में सॉल्यूबल सॉल्यूट करते हो या नहीं करते हो? यस Yes, सर। sir. सर तो इसलिए आपको ये याद रखना, इससे क्वेश्चन जनरली आपका यही पूछा जाता है कि ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विटामिन ए जो है वो किसमें सॉल्यूबल है, फैट में, वाटर में। तो इस तरीके के ऑप्शंस दे देंगे, या पूछेंगे कि विटामिन ए किसमें सॉल्यूबल नहीं है, तो वहाँ पे आपके ये सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो कोई एक ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी। तो जनरली टू टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विटामिन से रिलेटेड। तो विटामिन और इससे होने वाली डिजीज और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो विटामिन ए को, इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। अब रेटिनॉल होता है, और इसकी डेफिशिएंसी से, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, रात में दिखना बंद हो जाएगा आपको। और इसका जो, सर इसको रटौंधी बोलते हैं ना? हाँ हिंदी में रतौंधी बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, आपका एग्जाम इंग्लिश में आएगा। तो यही वाली डिजीज जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी मैंने लिख दिया है, होने वाली और भी हैं, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो सर एक जेरप्थेल्मिया बार है। रिपीट कर दीजिए विटामिन ए से होने वाली डिजीज। विटामिन ए से होने वाली क्या डिजीज? यस सर। इसका साइंटिफिक नेम देखो, विटामिन के अंदर आपको ज़्यादातर साइंटिफिक नेम पूछेंगे कि विटामिन ए को क्या कहा जाता है, विटामिन बी को क्या कहा जाता है, विटामिन सी को क्या कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे आप इजीली याद रख सकते हो। जैसे विटामिन फैट, तो क्या क्या चीज़ें सॉल्यूब होती हैं, तो कीड़ा एक फॉर्मूला बताया मैंने, तो कीड़ा याद रहेगा तो आपको को चीज़ें याद हो जाएंगी। इसी तरीके से अभी आप लिखेंगे, इसकी एक ट्रिक होती है, रथ पर एक टॉफी, ये चीज़ लिख लो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, आप जैसा लिखना चाहो, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे विटामिन के केमिकल नेम याद हो जाएंगे। तो लिख लो रथ पर एक टॉफी। अब इसमें जो पर वर्ड है वो साइलेंट है। तो अब देखो, विटामिन ए इसका नाम है रेटिनॉल, तो मैंने लिखवाया रथ, तो रा से हो गया रेटिनॉल। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका था, तो था से होता है विटामिन बी में पाया जाता है थायमीन विटामिन, विटामिन बी को कहते हैं थायमीन। पहले मैं विटामिन के सारे नाम बता दूं, ट्रिक्स समझा दूं। यस सर। जी सर। तो ये आपका विटामिन ए रा आ रहा है तो रेटिनॉल हो जाएगा, केमिकल नेम या बोटेनिकल नेम जो भी आप कहना चाहो। फिर था से आपका थायमीन हो जाएगा जो विटामिन बी में पाया जाता है। इसके बाद विटामिन सी में आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, तो रथ पर एक, ए से हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। पर जो है वो साइलेंट है, तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसी तरीके से विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल, तो रथ पर एक, तो का से हो जाएगा कैल्सीफेरोल। इसी तरीके से रथ पर एक हो गया, फिर टॉफी, तो विटामिन ई को आप कहेंगे टोकोफेरोल, तो टी से हो टा से हो गया टोकोफेरोल। इसी तरीके से विटामिन के को फा से होता है फाइलोक्विनोन। तो ये होते हैं इनके साइंटिफिक नेम। अगर ये ट्रिक याद रहेगी तो आप इजीली वहाँ पे अगर एग्जाम में आता है तो आप कर लोगे, मुझे लगता है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विटामिन के केमिकल नेम में। हेलो, सर नहीं हुई। यस सर। इसका क्या ट्रिक समझ में नहीं आया? यस सर आ गया। तो बेटा कोई बोल रहा था शायद समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो पूछ लो दोबारा, और क्या कर सकता हूँ। सर विटामिन के सोर्सेज बताते रहना ज्यादा से ज्यादा। अभी मैं इनको फिर से डिटेल में डिस्कस कर ले रहा हूँ ना। अभी ये जो है, ये जिस टाइप के क्वेश्चंस बनने में अभी फिलहाल वो आपको नेचर समझा रहा हूँ, और चीज़ें किस तरीके से इजी वे में, स्मूथ वे में आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि आप जनरल साइंस पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा हमें पीएचडी या वैसी नहीं कर रही है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से साइंस पढ़ना है, तो अगर वो कॉम्पिटिटिव बेस की प्रिपरेशन करना चाहे, तो वो जब हम किसी अदर कोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ पे
आपको एक प्रॉपर वे में साइंस पढ़ाई जाएगी। अभी फ़िलहाल उतनी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं जो आपके काम की है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे और चीज़ों को देखोगे तो इनसे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो। क्या? एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर दूँ? ओके, यस रिपीट। सर। तो ट्रिक बताई थी मैंने, रथ पर एक टॉफी। तो रा से हो जाएगा आपका रेटिनॉल, वो विटामिन ए को कहते हैं। फिर विटामिन बी में आपका थायमीन, था से हो जाएगा रा था रथ, रा से रेटिनॉल, था से थायमीन। उसके बाद पर जो वर्ड है वो साइलेंट है। फिर आ जाओ आप एक पे, तो ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद का से हो जाएगा आपका कैल्सीफेरोल। उसके बाद टॉफी, तो टा से हो जाएगा आपका टोकोफेरोल। और फा से हो जाएगा फाइलोक्विनोन। और इसको एक सेकंड नेम भी होता है नेप्थोकिनोन। अगर नेप्थोकिनोन आ जाए तब भी आपको ऊपर के 5 नाम याद हैं, आप इजीली इस पे भी अप्रोच कर सकते हो एग्जाम में। सर विटामिन के को बोलते हैं फाइटोकिनोन। विटामिन ए को बेटा फाइलोक्विनोन। रेटिनॉल कहते हैं। सर तो ये किसको बोलेंगे? क्या फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन किसको बोलेंगे? बेटा? फाइलोक्विनोन क्या कहते हैं आपका, ये विटामिन के को बोलते हैं। अभी सर लिखवाया था ना वही। मैंने टॉफी, तो फा से फाइलोक्विनोन या नेप्थोकिनोन भी बोलते हैं इसको, विटामिन के को। ओके सर। अब विटामिन ए से होने वाली डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस, ये जरूर याद कर लेना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जर्मोथेलिया है, केरेटिनाइजेशन ऑफ स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये 3 डिजीज हैं, लेकिन इन दोनों से कभी क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। आपके लिए सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस इंपॉर्टेंट है। और इसके सोर्सेस विटामिन ए आपका पाया जाता है कैरेट में, मिल्क में, चीज़ में, एग में, बटर में, कोल्ड में। इन सब चीज़ों में आपकी विटामिन ए मिलता है। और अगर रिच सोर्स पूछे तो कैरोट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए का रिच सोर्स क्या है। तो आप सिर्फ इसमें अगर सारे सोर्सेज याद ना रहें तो आपको कैरोट याद रखना है। उसके बाद सर विटामिन एक बी की। क्वेश्चन था। यस। सर विटामिन ए ए में मतलब फैट सॉल्यूबल होता है। और विटामिन, ये हाँ। सर वाटर में जो आपने मिल्क लिखा है विटामिन ए में, तो सर ये तो फैट सॉल्यूबल है। क्या? तो ये विटामिन ए वो जो है सोर्स है। आपने मिल्क लिखा है ना, हाँ, सर ये तो फैट सॉल्यूबल है और इसमें वाटर सॉल्यूबल के अंदर बी आ रहा है। क्या आ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा, आप क्या कहना सर चाह रहे सर हो? ये पूछना चाहते हैं कि जो आपने सोर्स बता रखा है ना, वो तो वाटर सोल्यूबल है। तो इनको कंफ्यूजन हो रहा है कि आपने फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ा रहे हैं, और वो सोर्स में कंफ्यूजन है इनको। क्या 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 वाटर में सॉल्यूबल है, इनमें से कौन सा सोर्स? सर मिल्क सर। लिक्विड वाले। बेटा मिल्क को मैंने बताया ना कि कंप्लीट डाइट कहा जाता है। सर मैंने नहीं पूछा सर। नहीं, मैं जो जिसने पूछा है मैं उनको बता रहा हूँ कि बेटा इसलिए कंप्लीट डाइट कहा जाता है। मैंने बताया ना कि मिल्क के अंदर फैट भी, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसलिए इसको कंप्लीट डाइट कहा जाता है। ओके सर। तो विटामिन बी की बात करें, इससे होने वाली जो डिजीज़ है वो आपकी बेरी बेरी है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक डिजीज़ हो जाती है ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, आपका ग्रोथ रुक जाता है। तो ये 2 मेनली डिजीज़ होती है। और ये विटामिन बी के जो सोर्सेज हैं वो सीरियल्स, सोयाबीन्स, मिल्क, ग्रीन और वेजिटेबल्स। तो मिल्क क्योंकि सब में ही आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन सोयाबीन जो है इसका रिच सोर्स है विटामिन बी 1 का। तो सोयाबीन इसमें अराउंड 42 ग्राम कैलोरीज जो है आपको मिलती है। 1 अराउंड 100 ग्राम, या हाँ 100 ग्राम से आपको 42 कैलोरीज जो है वो आपको एनर्जी मिलती है सोयाबीन। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा आपकी क्या कहते हैं वो पाई जाती है प्रोटीन। तो ये ध्यान रखना। सर सोयाबीन जिसकी ऑयल बनती है। अरे बेटा, ये आप जिम वगैरह करते हो तो आपको बोला जाता है ना कि सोयाबीन
का यूज करने के लिए सोयाबीन रिच सोर्स है। यस तो ये सर। आप इसमें से सर जिम सारे करने सोर्स वाले कच्चा सोयाबीन को बॉयल करके भी खाते हैं सर। वो भी खाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, देखो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं। तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर सारे आपको सोर्सेज याद ना हो तो सोयाबीन जरूर याद रखना, उसमें कैरेट याद रखना, इसमें सोयाबीन याद रखना कि विटामिन बी सबसे ज्यादा किस सोर्स में पाया जाता है, तो सोयाबीन में। फिर अब बात करते हैं हम विटामिन सी की। इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है साइंटिफिक नेम। इससे जो डिजीज होती है वो आपको स्कर्वी होती है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और विटामिन सी जितने भी आपके साइट्रस फ्रूट हैं यानी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, उन सब में विटामिन सी पाया जाता है, चाहे आपका लेमन हो, ऑरेंज हो, आंवला हो। और आंवला जो है इसका सबसे रिच सोर्स है, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है, ये गर्ल्स को पता होगा, यस सर, विटामिन सी। है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरोल। और इससे होने वाली डिजीज रिकेट्स और ऑस्टोमेलेसिया। तो ये दो डिजीज होती है। अब विटामिन डी का जो सोर्स होता है वो आपके क्या कहते हैं, चीज़, फिश, एग। तो एग, मिल्क, ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको जनरली सब जगह ही देखने को मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो रिच सोर्स जो है वो सनलाइट से। तो अभी शायद 2019 में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी चलाई थी इससे रिलेट करके स्कूल के अंदर, कि बच्चों को धूप में खड़ा किया जाता था 5-10 मिनट विटामिन, ताकि विटामिन डी मिले। इसमें क्या होती है कि अगर विटामिन डी की आपकी कमी होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो इससे आपको ये दो डिजीज हो सकती हैं। और ये मेनली बोन से रिलेटेड डिजीज हैं। आपकी बोन जो है कमज़ोर हो जाती है, वो ईजिली बेंड हो सकती है। तो इस टाइप की डिजीज हैं ये। तो रिकेट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद विटामिन ई, इसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल। और इसमें माइल्ड अनेमिया हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। अनेमिया एक तरीके का, आपने जॉन्डिस वगैरह का नाम सुना है? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। तो ये उससे उससे रिलेटेड है, ठीक है। और इसके जो सोर्सेज हैं, वेजिटेबल ऑयल, सीरियल्स, प्रोडक्ट्स एंड मैनी अदर फूड्स, बहुत सारे। तो इसका सोर्स नहीं पूछेगा आपसे, बस इसका साइंटिफिक नेम पूछेगा। और इससे होने वाली डिजीज अनेमिया आप याद रखना। फिर विटामिन सर के की, एनीमिया उसी को ना कहते हैं सर, खून की कमी को ही ना एनीमिया बोलते खून, हैं। हाँ, खून की कमी जिस इसके अंदर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आप पीलिया में भी, जॉन्डिस वगैरह में भी देखोगे तो आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, पीलापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं ना कहीं खून की ही कमी हो जाती है, ठीक है। यस सर। और प्लस फिर विटामिन के, इसमें आपकी जो ब्लड है वो क्लोट करने का काम करता है विटामिन के। और फ्रेश एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स से आपको विटामिन के मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। अब विटामिन के अंदर अगर ये आपकी बॉडी के अंदर कमी हो गई तो आपका जो खून है, जो ब्लीडिंग करता है, जो फ्लो करता है, वो नहीं रुकेगा। तो इससे आपकी डेथ भी हो सकती है, विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड जो क्लोट होता है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि 1-8 मिनट के बाद आपका खून जम जाता है, रुक जाता है, तो वो इसी विटामिन की वजह से होता है। अगर ये विटामिन प्रेजेंस ना हो तो वो आपका जो ब्लड है वो बहता रहेगा। और ब्लड जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बह जाएगा तो आपकी इससे डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ विटामिन, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें थी। एक बार मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में इन चीज़ों को डिस्कस कर दे रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर करे थे वो नोट्स मेरे रह गए फ्लैट पे, और मैं आया हुआ था ईद पे घर। मुझे लगा कि मैं नोट्स अपने साथ लेके आया वो, तो ये अभी मैंने ईद के बाद अभी 1-8 दिन में ये इतने ही नोट्स प्रिपेयर किए हैं, बाकी कुछ चीज़ें फ़ोन में भी हैं, डोंट वरी, तो मैं करवा देता हूँ। तो ये ब्रांचेस तो खैर आप याद रख लोगे। अब इसमें क्वेश्चंस वही, मान लो आपको बैलेंस डाइट या कंपोनेंट्स ऑफ फूड पूछ ले तो आपके इनको नाम याद रखने, क्वेश्चंस इस तरीके से भी आ सकता है। तो मेनली आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव, तो आप वो कर सकते हो। अब ये जो वाटर है ना बेटा, वाटर के अंदर, वाटर हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम नहीं करता। वाटर क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको क्या कहते हैं, ये कह सकते हो कि आपको ये जो प्रोवाइड करता है, बताता हूँ थोड़ी देर में, वर्ड जो है मेरे जबान पे नहीं आ रहा।
ठीक है, तो फिर इसके बाद एनर्जी गिविंग फूड सर पूछ लेगा। हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से बचाना पड़ता है। हाँ, डिहाइड्रेशन से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये पानी की कमी को जो है आपका पूरा करता है। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये चीज़ें भी कह सकते हो कि ये काम करता है वाटर आपकी बॉडी में, आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। तो अगर एनर्जी प्रोवाइड करता तो आपको कार्बोहाइड्रेट या फैट्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर आपका जो है पेट इसी से भर जाता। तो इसलिए इसको एनर्जी प्रोवाइड के अंदर काउंट मत करना। तो आपको पूछ सकते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं या न्यूट्रिशंस कौन से हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स याद रखना है। बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे हेल्पफुल क्या है, तो प्रोटीन्स। और प्रोटेक्ट कौन सी चीज़ें करती है हमारी बॉडी को, तो विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ये मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस किए हैं मैंने, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पूछ ले कि कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो 55 से लेकर 75% तक जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये ध्यान रखना बस। इसके अलावा 1 ग्राम जो है कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो 4.5 किलो कैलोरीज, तो ये आपको ध्यान रखना है। और लैक्टोज जो है वो एक नेचुरल शुगर है और इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी ये जो चीज़ें थी कि मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, ग्रेप में ग्लूकोज, तो ये चीज़ें आप याद रखना। और किसके कंपाउंड से बने होते हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनका रेशियो क्या होता है। तो ये मेनली इस टाइप के ही क्वेश्चंस बनेंगे आपके। अच्छा, ये वाला जो चैप्टर हमने डिस्कस किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, देखा है क्या कुछ आप लोगों ने जनरल साइंस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह में? क्या हमने न्यूट्रिशन जो चैप्टर डिस्कस किया है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है अगर कवर हो रहे हैं तो, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर को ध्यान नहीं दिया है, लेकिन एक बेसिक लेवल जो मेरा पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, मैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ें ध्यान में किया है, नोट्स वो किया है। तो अब कुछ चीज़ें और पढ़ लेते हैं। एक चैप्टर और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ह्यूमन डिजीज़। तो 3 टाइप्स की डिजीज़ होती हैं उसमें, बैक्टीरिया, फंगल और वायरल डिजीज़। तो ये बताओ कोविड-19 जो है वो किस टाइप की डिजीज़ है, वायरस से होने वाली है? वायरस सर वायरल डिजीज है सर, वायरल डिजीज है। वायरस वायरस वायरल नहीं। वायरल डिजीज़ है भाई वायरल डिजीज उसको बोला जाएगा, वायरस से होने वाले डिजीज को वायरल डिजीज बोलते हैं, और बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज को बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात। आप थोड़ा धीरे बोलो ना। अच्छा, यस सर, मैं जानता हूं सर, क्योंकि हम अभी कुछ दिन पहले ही सर हम लोग बैक्टीरिया वायरस के बारे में पढ़े थे सर, बोटनी के स्टूडेंट है सर, अच्छा, इसलिए जानते हैं इसके बारे में सर। अभी रिसेंटली ही फंगाई हम पूरा एक अपना पेपर कंप्लीट किए हैं सर। क्या फंगल बात। डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, सारा कुछ कंप्लीट किया हुआ है सर मेरा। बॉटनी के स्टूडेंट हो आप? यस सर। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली सनलाइट। सनलाइट। एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। यस सर, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है सर। हाँ, सर तो वो भी फोटोसिंथेसिस तो वो आप ज्योग्राफी में भी ऑप्शन में पढ़ोगे नहीं और है। इसमें भी पढ़ोगे अभी। तो सर मैं कुछ चीजें आप फोटोसिंथेसिस तो ऑप्शन में नहीं है। फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसके सर प्रोसेस ब्लड कुछ की है। पीएच वैल्यू क्या होती है? लाइट, Soil होगा। एटमॉस्फेयर, सॉइल, क्लोरोफिल। आगे तो पढ़ें बेटा, और कुछ Soil करें? होगा। मैं आपको और कुछ यस करवाऊं? सर, यस सर। सर ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है? यस सर। एक मिनट, मैं कुछ चीजें शेयर करने के लिए देख लूं, अगर है तो ठीक है, नहीं तो पिक विक ले लेता हूँ, मैं आपको कर देता हूँ। बाकी मैं नोट्स एक आध दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल अभी चीज़ों को सीख लो, इंशाल्लाह मैं कंप्लीट नोट्स बायोलॉजी के जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो चीज़ें कर दूंगा। तो ये तो अगर आप नोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी मेरे लिए। सर नोट कर वैसे लोगे? ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है सर, इसको कॉपी में पॉइंट वाइज नोट किया जा सकता है सर। तो बेटा बस यही चीज़ें पूछी जानी है। अगर आपको लगता है आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप क्लास लीव कर सकते हो।
आप वैसे भी साइंस के स्टूडेंट हो, मुझे लगता है ज़्यादा पढ़ाया आपने, आपको बेनिफिट नहीं हो रहा। बाकी और भी यस सर। चीज़ें जो उन सबको कंसीडर करके पढ़ाना है, मैंने बता दिया। यस सर। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अब मैं क्वेश्चंस जिस लेवल के आते हैं उसी लेवल की पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ा सकता आपको। ज़्यादा जनरली 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं हार्डली। अगर 5 क्वेश्चन भी आए तो उसमें आपके 3 बायोलॉजी से होंगे, 2 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से, एक क्वेश्चंस होंगे। अगर 6 क्वेश्चन का रेशियो होगा तो आपके 3 एटलीस्ट बायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स कह सकते हो कि आपकी जो जनरल साइंस में पूछी जाती है वो 60% बायोलॉजी पूछी जाती है, 30% आपकी क्या कहते हैं फिजिक्स पूछी जाती है, 10% आपकी केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा चैप्टर आपको साइंस में पढ़ने नहीं है। सर बीकॉम में भी सेम पैटर्न यही रहता है इन चीजों का। और ऑलमोस्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक आध नंबर ये फिक्स होता है इन चैप्टर्स से। तो ह्यूमन डिजीज की बात कर लें, 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ कुछ चीज़ें हो तो। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी क्लास से फ़ायदा नहीं हो रहा, वो आसानी से क्लास छोड़ सकते हैं। मैं किसी को मार बांध के नहीं पढ़ा रहा। एक फिजिक्स का एक टॉपिक कर लेते हैं, मेजरमेंट एंड इट्स यूनिट, ठीक है? ओके सर। तो इससे सर आपके इसमें नहीं पढ़ा क्वेश्चंस रहे बायो बनते में, हैं। और सर वो हाँ? डिसीज वाला नहीं करेंगे? सर बायो में और नहीं पढ़ा रहे? हाँ, बायो में एक्चुअली जो पहले नोट्स हैं, नोट्स की फॉर्म में मैं सोच रहा हूँ उन चीज़ों को कवर कर दूँ। वो चीज़ें मुझे लिखवानी पड़ेंगी। अभी हो ओके सकता है कि एक क्लास आपकी और भी होगी साइंस की। आज जितना कवर कर पाएंगे हम कवर करने की कोशिश करते हैं, सर ठीक इसका है? भी नोट सेंड कर दीजिएगा। ठीक ओके है, सर। इंशाल्लाह, हाँ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। तो देखो, मेजरमेंट या यूनिट्स की बात करें तो ये फिजिक्स का एक टॉपिक है। इसके अंदर एक कन्वेंशनल ट्रीटी होती है मेजरमेंट को लेके, तो उसमें जो है कुछ सर्टेन यूनिट्स जो है एक्सेप्ट की गई हैं कि कुछ जो बेसिक और फंक्शनल यूनिट होंगी, हमें उन यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले कुछ अलग अलग तरीके के सिस्टम्स चलते थे मेजरमेंट और यूनिट से रिलेटेड। तो एक सिस्टम था सीजीएस सिस्टम, इसको कहते थे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसके बाद आया एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। उसके बाद फिर ये और आगे गया तो ये बन गया एमकेएस सिस्टम, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। उसके बाद फाइनली ये जो अप्रूव हुआ ये एसआई यूनिट, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। एसआई की फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम्स यूनिट्स। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम है किसी भी मेजरमेंट की। तो इसमें जनरली आपको 7 यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। अभी जो मैंने आपको सीजीएस सिस्टम बताया, तो सी से मैंने बताया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होती है लेंथ को मीजर करने के काम आता है। उसके बाद इसी के अंदर मैंने बताया था आपको ग्राम। तो ग्राम आप देखते हो कि ये आपको क्या कहते हैं, उसमें मीजर क्या कहते हैं, वेट वगैरह को में ग्राम आप करते हो, ग्राम किलोग्राम, तो ये उसकी यूनिट थी। तो ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट थी। उसके बाद इसको रिप्लेस करके आपका आ गया था एफपीएस सिस्टम। यहाँ से जनरली क्वेश्चंस आएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके के सिस्टम्स थे। और फाइनली जो अप्रूव की गई है, जो इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट है, जो हर जगह लेंथ के लिए अगर कोई यूनिट मानी जाती है तो वो मीटर का यूज किया जाता है पूरे ग्लोबली वर्ल्ड के अंदर। तो आपका यही क्वेश्चन पूछेगा कि लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, तो मीटर। आपको इतना याद रखना है, मीटर। और इसको जो डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको एम से डिनोट करते हैं। तो बस इतनी बातें याद रखनी है। इसी तरीके से मास, तो मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। उसके बाद टाइम की पूछेगा, तो टाइम की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेकंड होती है। फिर टेम्परेचर की पूछेगा, इसकी केल्विन। अब टेम्परेचर भी 2 टाइप्स के, एक होता है आपका टेम्परेचर मेजर करते हो आप फ़ारेनहाइट में, एक केल्विन में, एक सेल्सियस में भी। पढ़िए ये चीज़ें।
अगर फ़ारेनहाइट यस सर। फ़ारेनहाइट की बात करें तो Yes, sir. नॉर्मल टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए ह्यूमन बॉडी की? 98% ऐसे कुछ है 98। 98 पॉइंट समथिंग 4, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू फ़ारेनहाइट कितनी होनी चाहिए? 98.4। 98 अगर पॉइंट समथिंग। 98.4 होता है एग्जैक्टली, ठीक है। अगर उससे ओके ज़्यादा सर। है तो ये समझा जाता है कि आप किसी फीवर में। डिसीज से सफ़र हो, फीवर हो जाता है आपको। आप देखते हो कि 99 होता है तो आपको फीवर में कंसीडर किया जाता है कि आप फीवर से सफ़र हो। इसी तरीके से सेल्सियस में होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होती है नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी की, तो ये बात ध्यान रखना। इसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट है कैंडेला। सर कितना होता इलेक्ट्रिक है करंट, सेल्सियस में? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, सर और इसको मास एक्सप्लेन कर सर दीजिए। हेलो, सर मास के बारे में बता दीजिए कुछ। वजन। मास के बारे में देखो, आपका ये नहीं पूछेगा कि मास क्या होता है। ये एक्चुअली ये केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह जब पढ़ेंगे, आइसोटोप, आइसोबार्स, वो चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना कि जो क्वेश्चंस की फॉर्म में जो चीज़ें पूछी जाती है, आप फिलहाल उन चीज़ों पर फोकस करो। मैं अलग से बता दूंगा उमेर, अगर जानना हो तो। फिलहाल हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं क्योंकि देखो आपके सर एग्जाम्स नियर बाय हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए, तब तो क्वेश्चन समझ आएंगे। तो बेटा सर इसमें कुछ ही क्वेश्चन बता रहे कुछ भाई। नहीं पूछा जाता है, इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि एसआई यूनिट ऑफ मास इज व्हाट। ओके सर। बाकी इलेक्ट्रिक सर करंट, यस। सर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इन दोनों का टेम्परेचर सेम कब होता है? इन दोनों का टेम्परेचर सेम कब होगा? जी सर। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता क्या होगा। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? सर ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस नहीं है? नहीं। चलो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। सर -40 डिग्री। अब देखो, एक 9th क्लास का चैप्टर पढ़ोगे आप साइंस का, तो उसमें केल्विन और इन्हीं सेल्सियस पे ही डिपेंड है आपका फर्स्ट चैप्टर। उसमें कैसे डिक्रीज करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, -273, तो इस तरीके की चीजें दी गई है। आप पढ़ना चाहो तो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हो साइंस का, ठीक है बेटा। सर अब कंटिन्यू कीजिए। इलेक्ट्रिक करंट, तो इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं। और एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी एसआई यूनिट होती है मोल, ये इसको एमओएल से डिनोट करते हैं। तो अब क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन होगा आपका, द यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट। ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ, हर्ट्ज, वोल्ट्स, वॉट, न्यूटन। सर वॉट। What, sir? सर वोल्ट वॉट। वोल्ट। गुड। तो अभी इन चीज़ों के बारे में भी मैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, और बताता हूँ। इसमें कुछ मेजरमेंट्स, अब जैसे कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कुछ मेजर करने का काम करती हैं। तो एक अल्टीमीटर होता है, ये अल्टीट्यूड को मीजर करने का काम करता है। अब देखो मीटर वर्ड जहाँ भी आया है वो आपके ये समझ लेना मीजर से रिलेटेड है। जहाँ भी ये आप ये कह सकते हो कि मीटर वर्ड जो है एक रूट वर्ड है, और मीटर का मतलब ही होता है मीजर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अल्टीट्यूड को, अल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट। सर एल्टीट्यूड हाइट को बोलते हैं। हाँ, हाइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को आपको मेजर करना है तो उसके लिए अल्टीमीटर डिवाइस का यूज किया जाता है। फिर एक होता है अमीटर, मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को आपको मेजर करना है तो उसके लिए अमीटर यूज किया जाता है। अच्छा, ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँ या ये कर लोगे खुद से, अगर नोट्स प्रोवाइड कर सर दूँ? सर कर नोट दीजिए थोड़ा थोड़ा। अनीमोमीटर, ये आपकी वाइंड की स्पीड को मेजर करने का काम करता है। ये जो डिवाइस है ये विंड की वाइंड की स्पीड को मेजर करते हैं इससे। इसके बाद ऑडियोमीटर। अब देखो ये इसमें जो ऑडियो है, ऑडियो वर्ड सुनते हो, सबको पता है, ये भी एक रूट वर्ड बन सकता है आपका, ठीक है ना। जो चीज़ें आप हियर करते हो, लिसन करते हो, उसको कहते हैं ऑडियो। तो इवेल्युएटिंग हियरिंग एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज में ली जाती है उसको कहते हैं ऑडियोमीटर।
अब डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। तो ये क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इन जनरल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ये जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। पावर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन वॉट। तो पावर को ऑलवेज जो है किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? वॉट में या फिर किलोवाट में। तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर उसके बाद फोर्स के एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और इसको आप किलोग्राम मीटर सेकंड में स्क्वायर में भी वो कर सकते हो, इसकी एसआई यूनिट है। तो ये दोनों ही यूनिट है, ये तो न्यूटन फोर्स की या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर जो हमारे घर में लगे होते हैं मीटर, उसको भी वॉट में करे जाता है ना? हाँ, तो अब इसके बाद बात करें, ये जो फोर्स है, ये फोर्स की डेफिनेशन किसने दी है? अभी बात कर रहे थे न्यूटन की। न्यूटन के तीनों लॉज पता होने चाहिए आपको वैसे इन जनरल, लेकिन इतना नेसेसरी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पूछेगा तो जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या कहते हैं, न्यूटन ने कौन सी थ्योरी दी है, ठीक है? तो वो आपका क्वेश्चन बन सकता है, या कितने टाइप्स की उसके जो लॉज हैं, न्यूटन के लॉ कितने टाइप्स के होते हैं। बाकी ये नहीं पूछेगा, ये जो बीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है वो तीनों लॉज जानना। तो एसआई वर्क की बात करें तो ये फोर्स की बात कर रहे थे। डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय हुम? न्यूटन। इन्होंने लॉ ऑफ मोशन भी दिया है ना? तो ये चीजें यस सर, लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद एसआई यूनिट ऑफ वर्क की बात करें तो ये न्यूटन मीटर होता है। वर्क की एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, और इसको जूल में भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है? तो वर्क की जूल भी होती है और न्यूटन मीटर भी होती है, और जूल जो है वो एसआई यूनिट होती है एनर्जी की भी। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ये ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके एग्जाम में बस यही चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी मैं ये सारी ये चीज़ें डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ये आप खुद भी पढ़ के कर सकते हैं। मैं जो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पहले मैं इनको पढ़ा के आपसे क्वेश्चंस के फॉर्म में भी डिस्कस कर लूँगा। तो इसके बाद आता है हर्ट्ज। ये हर्ट्ज जो है इसका सिंबल होता है HZ से डिनोट करते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी की डिराइव्ड यूनिट होती है। सर फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं सर हर्ट्ज में। तो डिराइव क्या होता है? डिराइव वर्ड क्या समझते हो डिराइव वर्ड से? कहीं ना कहीं मैंने कुछ चीजें लिंक की होगी इंग्लिश की क्लास में या वैसे ही, कि कहीं और से लिया गया है, किसी और मतलब सर मतलब लेना। हाँ, कहीं और से ड्राइव किया मैंने गया है। आपको शायद वर्ब में पढ़ाया होगा, यूजेस ऑफ वर्ब वाला जो चैप्टर पढ़ाया होगा उसमें पढ़ाई होंगी मैंने, कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है। वो नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वो वर्ब की 4th फॉर्म और 5th फॉर्म जो होती है वो आपकी डिराइव्ड फॉर्म होती है। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? हर्ट्ज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की पूछेगा तो इसका ओम मीटर होता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो लाइट ईयर से पूछा जाता है। तो ये आप ज्योग्राफी के अंदर जब एक चैप्टर पढ़ोगे कॉस्मोलॉजी या यूनिवर्स से रिलेटेड, तो यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी एंड सर कॉस्मोलॉजी। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए स्लाइड। यूनिवर्स। हेलो सर। यस सर थोड़ा सा स्लाइड नीचे कर दीजिए। बेटा सारी स्लाइड नीचे कर दूंगा। अभी मैं जहाँ पे चल रहा हूँ उन चीज़ों को डिस्कस कर लूँ, इसके बाद इसके अकॉर्डिंग। एक सेकंड सर। लो मैं अभी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। ग्रुप में ये जो मेरे पास टाइपिंग फॉर्म में है वो भी, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है मैं कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। तो किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को सुनो। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। तो लाइट जो है, जो 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड
जो चीज़ें हमें मेजर करनी होती है, तो ये पूछा जाता है लाइट ईयर इज रिलेटेड वॉट, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ वॉट। तो आपका होगा डिस्टेंस, टाइम, इस तरीके के ऑप्शंस होंगे, तो आपको डिस्टेंस करना है, और ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। और इसकी भी एक बड़ी यूनिट होती है, आप लोगों ने सुना होगा पार्सेक वगैरह। यस सर। अच्छा, कहीं शायद पार्सेक वगैरह मेंशन होगा, हो सकता है नोट्स में मेंशन किया हो मैंने। सर उसके सेकंड पैराग्राफ में ही है सर। सेकंड क्या लाइट के पैराग्राफ? नीचे की। उसके नीचे वाले पैराग्राफ में ही मेंशन है सर। अच्छा, हाँ, एक लाइट ईयर पार्सेक इज इज द है ना, यूनिट इसके ऑफ सेकंड लेंथ पैराग्राफ used में। to measure the astronomically large distance of object beyond our solar system। तो बेटा सोलर सिस्टम से मैं बता दूं, देखो कुछ चीजें जो भी मैं जीएस वीएस की क्लास ले रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। एक नंबर क्वेश्चंस आप सोलर सिस्टम से भी फिक्स रखना। अब इसमें कभी मैं अलग से क्लासेस लूंगा तो वहां मैं बता दूंगा। 80 to 90% चांस होता है कि एक क्वेश्चंस जो है आपको सोलर सिस्टम से देखने को मिलेगा। सर मुनाफ सर पढ़ा चुके हैं सर। है ना, पढ़ा चुके हैं, तो मैं बस ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ से इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ओके सर। एम्पियर की बता दिया है मैंने, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। 1 मेगावाट कभी कभी इस तरीके से मेजरमेंट में पूछ ले तो कितने किलोग्राम के बराबर कितना क्या होता है, तो 1 मिलियन वॉट के इक्वल होता है 1 मेगावाट। मेगा वर्ड ही लग गया तो इसका मतलब ये बड़ी यूनिट है किसी चीज की। तो ऐसे कभी कभी कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें खुद ही इंडिकेट कर देते हैं अपने मीनिंग। एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट पूछेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद आपकी क्या कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये बता ही दिया, न्यूटन होती है। एक पूछा जाता है इंपल्स, एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स इज न्यूटन सेकंड। वर्क की जूल बताई दी है मैंने। नॉट की जो ये एक मेजरिंग यूनिट है स्पीड ऑफ शिप्स, जो नेविगेशन वगैरह में जो चीज़ें यूज की जाती है। एक नॉटिकल माइल भी पढ़ोगे इससे रिलेटेड। तो नॉटिकल माइल से रिलेटेड आप 3 तरह की चीज़ें पढ़ोगे जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे, 12 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, और उसके बाद के एरिया को एक्सक्लूसिव ओवरराइड होता है। पढ़िए ये चीज़ें ज्योग्राफी में। यस सर, यस हमने पढ़ा है। बस 12 नॉटिकल माइल याद रखना कि ये बहुत ज़्यादा 12 नॉटिकल माइल की जो रेंज होती है उस पर किसी भी कंट्री का कंट्रोल होता है, वो पूरे उसके जुरिस्डिक्शन में आता है वो वाला एरिया। उससे अब जो 200 किलो नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है उसमें अगर आपको किसी भी तरीके के परमाणु टेस्ट वगैरह करने हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो आप उस रेंज में कर सकते हो। बाकी फिर कभी कुछ बता देंगे। कैलोरी जो है ये बता ही दिया अभी। कैलोरी एक मेजरिंग यूनिट है, हीट और एनर्जी को मेजर करने के काम आती है। अभी हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह पढ़े थे तो उसमें कैलोरी की ही बात की थी हमने। वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हॉर्स पावर एक यूनिट होती है, मेजरमेंट होती है पावर। इसमें जो वर्क जो किया जाता है किस रेट पे किया गया, तो इसकी मेजरमेंट को हम डिनोट करते हैं हॉर्स पावर से। और 1 हॉर्स पावर जो है वो इक्वल होता है 746 वॉट के। और एक एंगस्ट्रम होता है, ये यूनिट होती है लेंथ की। इसमें आप वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ को मेजर करते हो। और प्रेशर को मेजर करते हैं आप पास्कल में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। इवन कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी हैं जो बेटा पीसीएस लेवल, एसएससी लेवल तक में भी पूछे गए। सर एंगस्ट्रम के बारे में एक बार फिर रिपीट कीजिएगा तो सर थोड़ा सा। एंगस्टॉर्म के बारे में, एंगस्टॉर्म के बारे में ये बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लेंथ को मेजर करने का काम आता है। ये अच्छा वेवलेंथ सर, की यहाँ पे मेजरमेंट होती है। सर यहाँ पे एक और चीज़ छोटा सा सर क्वेरी है, ज़रा बताइएगा सर। हाँ कि कभी हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं सर,
तो जेनेटिक्स में सर जब हम लोग क्रोमोसोम के लेंथ को मेजर करते हैं तो सर वहाँ भी एंगस्ट्रम कभी कभी यूनिट दिया हुआ रहता है सर। अच्छा, तो सर फिर वहाँ पे एंगस्ट्रम मतलब किस सेंस में लिया गया होगा सर, अगर क्योंकि वेवलेंथ को सर मेजर मेरे करते ख्याल हैं से क्योंकि वो भी वेव फॉर्म में होता है शायद, इसीलिए आप देखो उसका कुछ चीजें स्ट्रक्चर ऐसी वेव पढ़, वाला होता है। आप ईसीजी, ईईजी ऐसे टर्म्स सुने हैं आपने? यस सर। यस सर। तो उसमें भी आप क्या करते हैं, किस चीज को मेजर उसमें भी करते हैं? सर उसमें भी वेव्स की तरह ही सीजीआई में होते हैं। सर हार्ट यस का सर, होता है। वेव को ही मेजर किया जाता है। तो वो जो आप देखते हो वो चीजें, चलो वो अलग से मैं जब डिजीज विजीज पढ़ाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं रिलेट कर दूंगा। फिलहाल बेटा आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये चीजें हो गई, बस इतना टॉपिक कर लेना, क्या कहते हैं इसमें आप बाकी ये कुछ चीजें हैं ये आप खुद भी कर सकते हो। बैरोग्राफ, बैरोमीटर, कार्डियोग्राफ, ये चीजें पढ़ लेना, पढ़ के शायद चीजें हो जाएंगी। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, टाइम वेस्ट ही होगा हमारा, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें से मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे आपको बैरोग्राफ याद रखना है, बैरोमीटर याद रखना है, कार्डियोग्राफ भी याद रखना। फिर इसमें आ गया इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईईजी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप इलेक्ट्रोस्कोप याद रखना, फैथोमीटर याद रखना, एंडोस्कोप भी याद रखना, और हाइग्रोमीटर इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। लैक्टोमीटर, अभी हमने पढ़ा था मिल्क के अंदर क्या, कौन सी वो पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज। लैक्टोज, तो इसके नाम से आपका बना लैक्टोमीटर। इसके बाद आपको याद रखना है मैनोमीटर, माइक्रोफोन आप जानते ही हो। फिर ओडोमीटर आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका पायरोमीटर इंपॉर्टेंट होता है, और रेडियोमीटर इंपॉर्टेंट होता है, और इस फाइगो मैनोमीटर, तो ये मीजरिंग यूनिट होती है ब्लड प्रेशर की, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जब ब्लड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है, वो बता दूंगा मैं। उसमें एक तो ब्लड ग्रुप याद रख लेना, और मैं उसमें सिखा दूंगा कि ब्लड ग्रुप कैसे फॉर्म होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको दे देंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में कि ए जो है वो किस किस से ब्लड ग्रुप एक्वायर कर सकता है, तो वो चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा, वो बता दूंगा कि किस तरीके से, अगर मान लो क्वेश्चंस एक वैसी फॉर्म में आ गया आपके रटने की अप्रोच से हटके, तो वहाँ पे कैसे उस क्वेश्चंस को टैकल करना है। सर फिर उसका भी एक स्टेटस सिंपल फंडा है सर। हाँ बेटा, आपके लिए हो सकता है, आप प्योर साइंस के स्टूडेंट हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10th पास करने के बाद शायद साइंस के ही डर से पढ़ना छोड़ा था। एम आई राइट और रॉन्ग स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। सर जैसे मैं लोग आर्ट से था तो मैं लोग भी नहीं पढ़ा हूँ साइंस। तो बेटा अब आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड योर नॉलेज, बट यहाँ पे मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा तुम्हें एक्सट्रीम उसमें नहीं जाना है। आप क्वेश्चंस उठा के देख लो, क्वेश्चंस अपनी कहानी अपने आप बयां कर देते हैं। अब मुझे इनसे वो तो दिलवाना नहीं है कि भाई आप बीएससी का एंट्रेंस दो, हम बीएससी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाते नहीं है, उसकी अलग से हमारी एक टीम है जो बीएससी की स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन करते हैं, वो वहाँ अलग क्लासेस होती हैं। इसके बाद आपका सोनार इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, और रडार, रडार की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और सोनार का यूज नेविगेशन में किया जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आपने आई होप कि नोट वोट कर लिया होगा जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। नोट्स भेज दीजिए प्लीज। ठीक है, नोट्स वगैरह मैं कर देता हूँ आपका। वाइट में ही रहने दो, सही है। हाँ, वाइट में ही रहने दो बैकग्राउंड। अच्छा वाइट में ही रहने यस दूँ? सर। चलो ठीक है, वाइट में ही रहने दूंगा।
वाइट में ही होगा, देखना जरा पहुंच गया। ये सर वाइट में ही पहुंचते हैं। अब इसके बाद और कुछ पढ़े साइंस में? यस सर। यस सर। यस सर। तो एक काम करो, अब आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर मैं सर केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए। केमिस्ट्री में बेटा बहुत एक छोटी सी चीज़ें पढ़नी है, एक बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें बेकिंग सोडा क्या कहते हैं आपको इनके फॉर्मूले वगैरह करने हैं, तो वो अलग से एक लिस्ट दे दूंगा, बता भी दूंगा। और मुझे लगता है कि वो फॉर्मूले कैसे फॉर्म होते हैं, अगर वो चीज़ें ज़्यादा डिस्कस की जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वैसे रिटर्न फॉर्म में नोट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, बाकी अगर आप कहते हो तो मैं लिखवा देता हूँ। ओके सर। फिर इन्वेंशंस वगैरह पढ़ लेते हैं। हाँ, इन्वेंशंस वगैरह ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक काम करो, मैं इन्वेंशंस आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो, है ना? जी सर। जी सर करवाइए। या तो सर आप नोट्स में टाइप कीजिएगा, वहाँ हम लोग यहाँ देख के लिख सकते हैं। वो टाइम लग जाएगा, फिर मैं नोट्स करूँगा, समझाऊँगा। सर मतलब बोलते हुए आप लिख नहीं सकते? बोलते थे जी सर। क्योंकि नेम रहेगा तो स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होगा सर। ये सर खास करके हमसे बहुत मिस्टेक होती है स्पेलिंग। मतलब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको स्पेलिंग्स वगैरह बता देता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा वर्क करने का इस समय उसमें हूँ नहीं, मेरी थोड़ी कंडीशंस डाउन हो गई है, ओके सर। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ इस समय। जस्ट अ मिनट, मुझे 2 मिनट दो, ताकि कहाँ से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें वो करनी है मैं ज़रा देख लूँ, फिर नोट डाउन करवा देता हूँ। ओके सर। हाँ, आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मशीन गन का इन्वेंशन किसने करा। आपके ऑप्शन होते हैं जे.एल. बराड, जी. ब्रूजा, कार्ल बेंज, जेम्स पकल। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप नोट कर लो, इन्वेंशन ऑफ मशीन गन। मशीन गन लिख लो और मैं सीधा नाम बता देता हूँ, जेम्स पकल, JAMES, जेम्स PUCLE, पकल। तो ये एक इंग्लिश मैन थे, इन्होंने 1718 में जेम्स पकेल ने जो है इन्वेंशन किया था डिफेंस गन का या मशीन गन का। सर पकड़ के स्पेलिंग? PUCLE। सर एक बार रिपीट करना। PUCLE। मैं स्टॉप कर दूं स्क्रीन शेयरिंग? सर रहने दीजिए, सही लग रहा है वैसे। रहने दो। तो स्पेलिंग क्या थी? जेम्स पकल, JAMESPUCLE। जेम्स पकल, ये मशीन गन का इन्होंने इन्वेंशन किया था और ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड थर्मोस्कोप। ये अर्ली फॉर्म था थर्मामीटर का, तो इसका जो थर्मास्कोप का जो इन्वेंशन किया है वो गैलीलियो ने किया है। तो ये आप लिख सर लो, स्पेलिंग सर थर्मस। GALILEO, गैलीलियो। तो आपका क्वेश्चन आएगा हु इन्वेंटेड थर्मोस्कोप। ऑप्शंस होंगे सर क्रिस्टोफर रेन, चार्लेस रिएक्टर, गैलीलियो, बेनो गुटेनबर्ग। सर आंसर क्या है सर इसका? तो डिवाइस गैलीलियो, डिवाइस गैलीलियो। नाम क्या था सर? डिवाइस नाम? थर्मोस्कोप। ठीक है, ये इटालियन फिजिसिस्ट थे, इन्होंने 1609 में इसका इन्वेंशन किया था। अगर आप एक्स्ट्रा में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आपका इन्वेंशन और किसने इन्वेंट किया। थर्मोमीटर। हाँ, थर्मोस्कोप या थर्मामीटर, थर्मामीटर का ही ये क्या है, थर्मामीटर क्या था, एक अर्ली फॉर्म था, उसको रिप्लेस करके इसका थर्मोस्कोप कर दिया गया। सर मशीन गन का एक बार बता दीजिए। थर्मोस्कोप था अर्ली स्कोप या फिर थर्मामीटर था? ठीक है, नेक्स्ट मशीन गन का बेटा बताया तो
जेम्स पकल, JAMES, जेम्स PUCLE, पकल। फिर आपसे पूछा जाता है टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप की भी इन्वेंशन गैलीलियो ने किया है। इसका भी इन्वेंशन 1609 में ही किया था गैलीलियो ने। और सर मशीन गन का क्या पे ये तो ईयर पे तो मशीन गन क्वेश्चन का नहीं बेटा आते बता ना हम रहे, लोग के कितनी बार एग्जाम में। पूछोगे आप लोग? कभी कभी वॉइस ब्रेक हो रही है क्योंकि नेट खत्म हो गया सर, तो इसलिए। जेम्स पकल ने, जेम्स पकल। सर ईयरसन पूछ रहा है किस सन में हुआ था। इन्वेंशन 1718 में कर लो। ये इंग्लिश वो थे, ब्रिटिश के बिलोंग करते थे। ओके सर। सर नेक्स्ट कीजिए। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि विच इज द बिगेस्ट टेलीस्कोप ऑफ द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन आपका वैसे तो मुझे लगता नहीं है पूछा जाएगा, लेकिन अगर जानना चाहो तो एक साइंटिस्ट थे चैलेंजर, CHALLENGER। और सर इसमें इन्होंने क्या आप करा था? ये बिगेस्ट टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था इन्होंने, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट टेलीस्कोप। अब आप सीधे सीधे लिखेंगे, टाइपराइटर का इन्वेंशन किया शोल्स ने, SHOLES, सोल्स। एक्सरे का इन्वेंशन किया था आपके क्या कहते हैं, रोएंटजन ने। सर टाइपराइटर का? टाइपराइटर का सोल्स, SHOLES, सोल्स। एक्सरे की सर स्पेलिंग वो सर दिक्कत रखना देखिए। सर एक्सरे की? सर एक्सरे की किसने करा? एक मिनट मैं करता हूँ, मैं कुछ चलो टाइप ही करता हूँ, ठीक है? आप जी कमेंट सर। बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में देख लेना। बट मुझे लग नहीं रहा कि मैं कर पाऊंगा। टाइपराइटर की सोल्स ने, उसके बाद आपका एक्सरे, एक्सरे का करा है आपके रोएंटजन ने, रोंटजेन। रेडियो, ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेंशन, इसका डिस्कवरीज की तो मैं पूरी लिस्ट दे दूँ आपको, लेकिन जो चीज़ें पूछी जाती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज से बता रहा हूँ। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? जी सर, क्योंकि लिस्ट तो कहीं भी मिल जाएंगे गूगल वगैरह पे भी, लेकिन इससे हाँ, पढ़ना क्या है ये नहीं मिलते हैं। रेडियो की मार्कोनी ने की थी। फिर सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी लैम्प की डेवी ने की थी। और अगर आप ईयर वगैरह लिखना चाहो तो टाइपराइटर जो है 1867 में इसका इन्वेंशन किया गया था, एक्सरे का 1895 में, रेडियो का 1901 अरे ये में। सेफ्टी लैंप तो गाँव वगैरह में यूज होता है, वही है? क्या बेटा? सर ये सेफ्टी लैंप क्या किसे कहते हैं? सेफ्टी लैम्प, जी सर। ताबिज बेटा डिस्क्राइब करो क्या किसे कहते हैं सेफ्टी लैम्प। हाँ भाई सर साइंस वालों, मुझे, जी सर। बताओ। आपने साइंस पढ़ी है, आप अभी चीज़ों को बता रहे थे। सर बायो से रिलेटेड अगर कोई भी बात है तो सर बता सकते हैं, सेफ्टी लैम्प के बारे में हमको भी आइडिया नहीं है सर। सर मरकरी बेटा लैंप को तो मैंने नहीं भी बोलते? लैंप और सेफ्टी लैंप ऐसे ही वर्ड पढ़े हैं, कभी मैंने भी जानने की कोशिश नहीं करी। तो इन जनरल वे में मैं बस यही कह सकता हूँ कि सेफ्टी जो है, अब क्या कहूँ, पढ़ी नहीं है तो सर मुझे लगता है इलेक्ट्रिक कि बोलना लैंप भी कह सही नहीं सकते है। हैं? क्या? सर इलेक्ट्रिक लैंप। कौन सा लैंप? सर इलेक्ट्रिक लैंप जो होते हैं। देखो क्योंकि मैंने भी पढ़ा नहीं है और इसलिए मैं बोलने की सिचुएशन में नहीं हूँ।
क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है कि टीचर्स जो बोल देता है उसकी बात को स्टूडेंट्स ज़्यादा पकड़ते हैं। तो आप एक बार चेक कर लेना, बाकी मैं भी ट्राई ये कर लूँगा, माइंड फिर बता यूज दूंगा होता कभी। है ओके सर, सर, कंटिन्यू माइंड कीजिए यूज आप। होता है ये। सर वो सेफ्टी लैम्प इलेक्ट्रिक लैम्प की ही तरह है सर, गूगल पे उसका इमेज बिल्कुल उसी तरह का है सर। हाँ तो फिर वही होगा, यानी सेफ्टी यस के सर। लिए अब मान लो अगर इसको अब वैसे समझाना चाहूँ तो जो आदि मानव वगैरह हुआ करते थे उनको लैंप की जरूरत पड़ती थी। तो लैंप हम किस लिए अपनी सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। आप नाइट में यूज करते हो लैंप का? हेलो। यस सर, यस सर। यस सर, बट अब नहीं, पहले करते थे। हाँ तो अब अभी अगर लाइट चली जाए फिर आप किस चीज़ का यूज करते हो? सर फोन का। फोन का। चलो कोई नहीं, काफी डिजिटल हो गए हो लोग, है ना? काफी डिजिटलाइज फॉर्म में हो गए। फिर आप लिख लो प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग ने करी थी, इसका इन्वेंशन। प्रिंटिंग प्रेस लिख लिया आपने, जॉन गुटेनबर्ग। यस फिर सर। एक आता है सर डायनामो, गुटेनबर्ग की स्पेलिंग? GUTENVERG, गुटेनबर्ग। चलो मैं टाइप कर देता हूँ गुटेनबर्ग की स्पेलिंग। एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, देखो बायो और ये सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा बहुत अच्छी तरीके से सकता हूँ, लेकिन मेरी भी रिवीजन नहीं है क्योंकि मेरे ये यूज में नहीं है। और स्पेसिफिक अगर हम कोई चीज़ करते भी हैं तो हमारे लिए इसका अलग से टीम है, तो वहाँ मैं इन चीज़ों पे अपना इतना टाइम वो करता नहीं हूँ ना। तो ये यूपीएससी के पर्पज से इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना ही वैसे, वरना पढ़ी मैंने सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो होता है ना एक रिवीजन या वैसी चीज़ें। तो आप अब जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप चीज़ों को रिवाइज करके जाते हो, जी सर। तो वो बात होती है। लेकिन हाँ ये है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट उसमें 80% चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी साइंस में अगर क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आप डायनामो कर लो। डायनामो का इन्वेंशन किया था माइकल फराडे ने, DYNAMO, डायनेमो। इसका इन्वेंशन माइकल फराडे, MICHAEL, माइकल फराडे। फ्राइडे सर, स्पेलिंग? FARADAY, फराडे। सर रिपीट कर दीजिए। अच्छा मैं टाइप कर देता हूँ फ्राइडे की स्पेलिंग, माइकल फ्राइडे की। फिर इनसे ने कर दिया सर। कर दिया इंशा ने, चलो। उसके बाद आप करो स्टीम इंजन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था जेम्स वॉट ने। जेम्स वॉट? हाँ जेम्स वॉट, WATT वॉट। तो इसका इन्वेंशन 1698 में हुआ था, अगर आप नेक्स्ट नेक्स्ट देखना कर दो चाहो सर। तो। और ये एक इंग्लिश इन्वेंटर थे। टेलीफोन का लिखवा दिया मैंने आपको। नो नहीं सर। सर। टेलीफोन का लिख लो, टेलीफोन इंपॉर्टेंट है। इसका करा था ग्राहम बेल ने। सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हाँ तो बेटा अब पूरा नाम, यार नाम तो ग्राहम बेल आएगा, समझ तो जाओगे, अंडरस्टूड है। यस सर। 1876 में करा था इसका इन्वेंशन इन्होंने। तुम्हें तुम्हें जो पता है बेटा तुम उसमें उंगली ज्यादा करते हो, पता होती है फट से बोलते हो, नहीं पता होती है खामोश रहते हो।
उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का लिखो। इलेक्ट्रिक बल्ब का किया था थॉमस एडिसन ने। अब कहोगे कि सर इसका ओरिजिनल नेम ये था थॉमस अल्वा सर एडिसन। थॉमस अल्वा एडिशन। अब मैंने बोला ना, तो यार एडिसन वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी अल्वा ये लकवा फलवा सब भूल जाओ, जो वर्ड है उस वर्ड को पकड़ो। इसका इन्वेंशन किया था ये कहाँ के थे ये बताओ। अब एक ग्लू भी दे दिया मैंने आपको। अमेरिका से। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। यस सर, अमेरिका से बिलोंग करते थे। उसके बाद आप लिख लो फाउंटेन पेन। क्या सर? फाउंटेन पेन, FOUNTAIN, फाउंटेन पेन। इसका इन्वेंशन किया था आपके वाटरमैन ने 1883 में न्यूयॉर्क के अंदर। सर वाटरमैन नेम है? हाँ वाटरमैन नेम है, पूरा नाम है लेविस एडिसन वाटरमैन, लेकिन आपसे वाटरमैन ही दिया रहेगा ऑप्शन में। उसके बाद कर लो रडार। रडार का इन्वेंशन क्या था रॉबर्ट वाटसन ने। रडार की फुल फॉर्म अभी बताई थी, कोई बताएगा? इसकी फुल फॉर्म भी क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यस सर, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इन्होंने फर्स्ट रडार जो सिस्टम है वो 1935 में इंट्रोड्यूस किया था। सर नेम बताइए फिर से। रॉबर्ट अलेक्जेंडर वाटसन। वाटसन याद रखना, रॉबर्ट वाटसन। अलेक्जेंडर तो बहुतों के नाम में मिल जाएगा। सर एक अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो वही है यार, चीजें मेन नाम याद रखो जो आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आप डायनामाइट कर लो। डायनामाइट का इन्वेंशन किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। इसके बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, प्राइज से रिलेटेड कुछ चीजें? ये सर नोबेल पढ़ा है, इसके बारे में तो पढ़ा है, बट ये डायनामाइट क्या होता है सर? डायनामाइट एक तरह का एक्सप्लोजिव केमिकल है जिसका ब्लास्ट वगैरह करने में लोग अक्सर यूज करते हैं उस केमिकल का। बिल्कुल सही। उसके बाद तो इसके बारे में ये याद रखना कि डायनामाइट का इन्वेंशन अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और अगर इसके फाउंडेशन की बात करूं तो 1900 कर लो। और ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे। टेलीविजन का करवाया मैंने आपको? नो सर। टेलीफोन का हो गया है। टेलीविजन लिखो बेटा। इसकी अगर इन्वेंशन और डिस्कवरी पे जाओगे तो अराउंड आपको क्या कहते हैं 200 प्लस इन्वेंशंस मिल जाएंगे। मैं एटलीस्ट 30 to 50 के अराउंड तो करवाऊंगा ही जो इम्पोर्टेंट है। टेलीविजन की इन्वेंशन करने की। टेलीविजन का लिख लो आप लोग। बेयर्ड, JL बेयर्ड पूरा नाम है। बेयर्ड याद रखना, BAIRD। पूरा नाम क्या है सर? JL बेयर्ड, BAIRD। क्वेश्चन आपके इसमें टेलीविजन से देखो, एक तो सिंपल तरीका होता है क्वेश्चन को पूछने का, एक कॉम्प्लेक्स तरीका होता है, बस वर्ड्स का हेरफेर होता है, वर्ड्स से खेलता है एग्जामिनर आपके। तो अगर सिंपल वे में भी पूछ सकता है कि हु डिस्कवर्ड या हु इन्वेंटेड टेलीविजन, उसमें ऑप्शंस आ जाएगा आपका बेयर्ड,
तो आप कर दोगे टिक। विद व्हाट इन्वेंशन इज द नेम ऑफ जेल बर्ड एसोसिएटेड विद, एक दूसरा तरीका ये भी है क्वेश्चन पूछने का, तो ये याद रखना। इसलिए मैं वर्ड्स पे ज़्यादा एम्फेसिस करके बताता हूँ कि किस किस तरीके से क्या चीज़ें बन सकती हैं आपके। अच्छा ये बताओ कि जेम्स वाट ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया है? स्टीम इंजन सर। स्टीम इंजन, ओके। बेल के बारे में करा दिया, अब्राहम बेल। यस सर हो गया है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में यस सर हो गया। उनका हो गया। टेलीविजन का भी हो गया आपका। यस सर। एक लिख लो पेनिसिलिन, इसका किया है जे परकिंस ने। क्या सर सबसे पहला जो एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन है उसकी बात कर रहे हैं सर? हाँ बेटा उसी की बात कर रहा हूँ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। पेनिसिलिन, PENICILLIN, पेनिसिलिन। तो जे परकिंस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये किया है। एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, एंटीजेन, ये टेक्निकल टर्म्स है, डिफाइन कर देंगे, कभी डिटेल में पढ़ाएंगे जब मूड होगा कि हाँ भाई। अभी तो ये है कि सिर्फ तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव को, चीज़ों को ध्यान में रख के करवा रहे हैं। सर किसने इन्वेंशन करा पेनिसिलिन को? पेनिसिलिन का किया है बेटा, क्या कहते हैं आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर आपको एक बात बताए सर? यस सर मतलब पहला एंटीबायोटिक्स का जब खोज किया गया था ना सर, उसके बाद सर मेडिकल के दुनिया का पूरा तस्वीर सिनारियो बदल गया था सर। मेडिकल के दुनिया का एक क्रांति कहा जाता है इस खोज को सर। चलो, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। उसके बाद बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैंने आपको करवा दिया पेनिसिलिन का इन्वेंशन किया है। तो ये क्वेश्चन पेनिसिलिन याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें वैसी हो गई जो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर करती थी। इसके अलावा और कुछ भी लिख लो आप लोग, कर लो आप। रेडियम, रेडियम, रेडियम। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा नोबेल प्राइज में पायरी क्यूरी और मैडम क्यूरी का। सर मैडम क्यूरी। यस सर। क्या, कौन थे ये दोनों? सर वो रेडियम का खोज की थी ना। तो हस्बैंड वाइफ थे। यस सर। यस सर। तो नोबेल प्राइज मिला था नहीं मिला था इन्हें? यस सर मिला था सर। यस। तो रेडियम का इन्वेंशन इन दोनों ने किया था। रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय पायरी क्यूरी एंड मैडम क्यूरी। तो इनके टाइटल से पता लग रहा होगा कि इनका कुछ ना कुछ लिंक होगा। और 1898 में किया था। एक डिजीज होती है मीजल्स, उसके इन्वेंशन एडवर्ड जेनर ने किया था। इसको आप स्मॉल पॉक्स भी कह सकते हो। यस सर मीजल। ठीक है, इसके वैक्सीनेशन की जो डिस्कवरी की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ये भी नोट डाउन कर लो। सर एक बार रिपीट करना। मीजल्स, MEASLES। इसको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। और इसकी डिस्कवरी की थी एडवर्ड जेनर ने 1976 में की थी। क्या बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही।
आगे आगे करवाऊं और कुछ? नो सर। सर सर हो गया करवाइए। सर। सर इतनी? नहीं सर, तबीयत खराब हो रही है। चलो ठीक है, अल्लाह आज जी। के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं ना। ओके, अल्लाह हाफिज। 19 हो गए सर, 19 हुए टोटल। कितने हुए? 19। 19? अभी सर और? कंप्यूटर चलो एक वगैरह के काम, बारे में नहीं आ सकता? किसके बारे में? कंप्यूटर और बाइक हाँ, वगैरह, कंप्यूटर, फोर व्हीलर। वो चीजें आ सकती है। आप बेटा मैं लिखवा तो रहा हूँ धीरे धीरे अब, लेकिन अब आप लोग मना कर रहे हो। चलो मैं इम्पोर्टेंट लिस्ट वगैरह वो कर दूंगा, ठीक है? सर मेरा बस एक छूट गया, कोई बता दो। बिगेस्ट टेलीस्कोप इन्वेंटेड बाय। चैलेंजर। चांसलर। चैलेंजर। 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 स्पेलिंग? वही जो चैलेंजर चैलेंजर नॉर्मल जो। जो सी होता है एच जो। ए डबल एल इंग्लिश ई वाला? एन जी ए आर। इंग्लिश वाला? हाँ, इंग्लिश वाला चैलेंजर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, सर बाकी अब कुछ नेक्स्ट चीजें क्लास कर कब लेंगे। होगी हम लोग की साइंस की? साइंस की मैं नेक्स्ट क्लास फिर, अब जो भी जीके की क्लास होगी उसको साइंस की ही कर लेता हूँ, और साइंस हम कंप्लीट कर लेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ये ओके सर सर। सर। 10 दिन बचे हुए फिर हेलो एग्जाम सर। में, सर कंप्लीट करवा दीजिए। हाँ। हेलो सर। यस। सर वो एक किसी बहन ने बीच में एक सवाल किया था सर कि कितना टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम होता है? 38। अच्छा, सर उसका आंसर होगा -40 डिग्री पर। चलो कर लेना। मैंने बोला था मैं कल दूंगा, कल हाँ सर बता वो, दूँ। हाँ सर उस मतलब नोट कर लेने के लिए सर। क्या है फ़ारेनहाइट? वो माइनस छोटी फोर्टी बताएं, आप डिग्री छोटी उसका आंसर बता होगा देते। उस नहीं नहीं, क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? वो था ना कि कितना टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और वो फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है ओके। टेम्परेचर पे। अरे एक काम करो यार, 10-15 मिनट और कर लो, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर लेते हैं। जी सर वो भी यस ठीक सर। रहेगा। यस सर। अगर 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट में मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। बाकी हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाए हमारी साइंस। -40 डिग्री जी सर। सेल्सियस? यस -40 डिग्री, -40 डिग्री। हर गोविंद खुराना का नाम सुना आप लोगों ने? एक इंडियन साइंटिस्ट थे, यस सर। इन्हें यस नोबेल सर। प्राइज भी मिला था। तो इन्होंने सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की डिस्कवरी की थी। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ही गोट नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी इन 1968। और ये जो इन्हें जो दिया गया था, ये जॉइंटली दिया गया था। एक और साइंटिस्ट थे इनके साथ एसोसिएटेड, उनका नाम था रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली। सर ये किस चीज का इन्वेंशन करा था इनने? इन्होंने क्या कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का इन्वेंशन किया था। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इंडिया के एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंशन या कौन उससे एसोसिएटेड है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राजा रमन्ना। सर क्वेश्चन प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एटॉमिक बॉम्ब। बी, एम के बाद अगर सर बी आता है तो बी साइलेंट होता है, तो ये बॉम्ब नहीं, बॉम्ब प्रोनाउंस किया जाएगा। सर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन किसने इन्वेंशन करा? बेटा हर गोविंद खुराना ने, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, इसके लिए इन्हें सर क्वेश्चन नोबेल। क्वेश्चन क्या एक बार रिपीट करिएगा। क्वेश्चन क्या डायरेक्ट फॉर्म में लिखो ना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज इन, एरो लगाओ, ओके। नाम लिख लो। एटॉमिक बॉम्ब का आपने क्या बताया है? एटॉमिक बॉम्ब का मैंने बताया राजा रमन्ना। इनके सुपरविजन में क्या हुआ था कि फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था
जो 1974 में हमने अपना टेस्ट किया था ना, एटॉमिक टेस्ट, फर्स्ट सक्सेसफुल एटॉमिक कब माना जाता है? सक्सेसफुल कब किया था हमने? 1978 पाकिस्तान के साथ हमने किया था 1998 में। यस सर। तो ये उस समय डीआरडीओ के डायरेक्टर थे 1974 में। डीआरडीओ की फुल फॉर्म याद रखना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एक क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसे कहा जाता है इंडिया के अंदर? तो ये लिख लो, होमी जे भाभा। सो फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी। सर स्पेलिंग होमी जे भाभा। होमी जे भाभा। आपने नहीं पढ़ा रिएक्टर स्केल वगैरह, अप्सरा कुछ चीजों तो यस आपको सर पता पढ़ी होना है। चाहिए। तो ये चीजें भी कर लेना, मिसलेनियस में ऐसे टॉपिक होते हैं। होमी जे भाभा, BHA भाभा। आइंस्टीन, बताओ आइंस्टीन ने किस चीज की डिस्कवरी की थी? तो होमी जे भाभा ने क्या किया था? सर एनर्जी का किया था, E=mc²। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इनकी मोस्ट थ्योरी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी। आइंस्टीन इज एसोसिएटेड विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी से रिलेटेड थे ये, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो इन्होंने सिंपल एंड फैक्चुअल वे में जो है एक्सप्लेनेशन दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, प्लैंकटन्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे, और इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के फील्ड में 1921 में। अच्छा, ये नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो कितने फील्ड्स में दिया जाता है? लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स। 2020 की नोबेल प्राइज पढ़ाई सर इकोनॉमी। सर 6। 6 फील्ड में। क्या इकोनॉमी पहले था इसके साथ या बाद में ऐड किया गया था इकोनॉमी को? सर बाद में ऐड किया गया। कोई दो साइंटिस्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कोई दो साइंटिस्ट के नाम बताओ जो फेमस हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट। सर अमर्त्य सेन। तो इनके नाम याद रखना है ना। अमर्त्य सेन को मिला था। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। अच्छा, ब्लैक होल आप लिख लो, ब्लैक होल थ्योरी दी थी एक एस चंद्रशेखर ने। ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ठीक है बेटा, क्लास आज की इतने पे ही ओवर करते हैं। बाकी जो चीजें छोटी छोटी होंगी वो मैं अपने बाद में ऐड कर दूंगा नोट्स में। सर ब्लैक होल थ्योरी किसने दी? ब्लैक होल थ्योरी आपकी दी है एस चंद्रशेखर ने। ओके, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट सर थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।